चलो देखो, इधर आज का टॉपिक रहेगा प्लेन मिरर का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, इमेज के नंबर काउंट करना। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है आपका नंबर ऑफ इमेज, है ना, फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। देखिए, इसका मतलब ये है कि दो प्लेन मिरर के बीच में जब आप क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वो इमेज बनाता है। कितनी इमेज बनाएगा, कितनी इमेज बनाएगा। अब आप देखिए, एक मिरर है, इसके सामने आप एक ऑब्जेक्ट रखोगे तो कितनी इमेज बनाएगा, एक ही बनाएगा। ठीक है। अब अगर इसको दो मिरर के बीच में रख दिया जाए तो कितनी इमेज बनाएगा। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि मिरर रखे कैसे गए हैं, है ना। तो देखिए, दो कंडीशन देख लेते हैं। पहला केस, पहले तो फार्मूला याद कर लो। क्या याद कर लो? नंबर ऑफ इमेज n। क्या हुआ है? कुछ हो गया? हाँ, तो होना भी नहीं चाहिए। n का मतलब नंबर ऑफ इमेज 360 अपॉन थीटा। चलिए, ये आपका फार्मूला है, याद करिएगा। लेकिन ऐसा ही फार्मूला लगेगा ये ज़रूरी नहीं है, इसमें थोड़ा सा सुधार होता है। 360 मतलब एंगल है, थीटा मतलब वो एंगल है जो मिरर्स के बीच में बन रहा है। पहला देखते हैं, पहला केस, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर। अगर ऑब्जेक्ट दो पैरेलल मिरर के बीच में प्लेस्ड किया गया है, इस तरह से देखिएगा, ऐसे, ये पहला मिरर है, ये दूसरा मिरर है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं पर प्लेस्ड कर दीजिए। ठीक है ना, खुद खड़े हो जाइए या ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। अब जब इस सिचुएशन पर मिरर पैरेलल होते हैं तो थीटा क्या होता है? पैरेलल लाइन के बीच में एंगल हमेशा कितना बनता है? 0 डिग्री। अब इस फार्मूले में हम n निकालने के लिए थीटा कितना पुट कर देते हैं? 0। तो 360 अपॉन 0। अब 0 हो गया तो अपॉन में नीचे आएगा 0, तो ये इन्फिनिटी होगा। तो n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये इतनी इमेज बनाएगा कि हम इसको गिनने में मुश्किल हो जाएगी, है ना। कैसे बनाएगा? अब अगर जरा मैं आपको छोटा सा इसकी फील दूं, देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? चलो इधर देखते हैं। ये दो मिरर हैं, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है M1 और M2। अब ज़रा देखिएगा, पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसको देखो बनाएगा। कहाँ बनाएगा? जितना आगे ये है उतना यहाँ बना देगा। बना दिया ना, I1। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है, इसको भी दिख रही होगी, मिरर को भी। कहाँ है? इतनी डिस्टेंस पर है। तो ये इस वाले की इमेज कहाँ बना देगा? ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ बना देगा। अब ये यहाँ बनेगा तो इसको भी ये दिख रहा होगा। ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है मिरर से? इतनी डिस्टेंस पर है। तो इतनी डिस्टेंस पर इस वाले की इमेज ये कहाँ बना देगा? यहाँ कहीं बना देगा। अब इसको भी ये दिख रहा है ना, इसको भी ये दिख रहा होगा। तो ये कितनी डिस्टेंस पर है इससे? इतनी डिस्टेंस पर है। ये इसकी इमेज पीछे यहाँ कहीं बना देगा। फिर ये इसको दिख रहा, इस मिरर को ये दिख रहा होगा। तो यानी ये ऐसी कहानी तो चलती रहेगी। यानी इसने जिसका इमेज बनाया ये उसको दिखेगा,
तो इसके लिए वो ऑब्जेक्ट बन के इमेज बनाएगा, तो इसकी जो इमेज बनेगी इसको ये देखेगा। तो एक मिरर दूसरे की इमेज को देखता रहेगा और उसकी इमेज, और रूल वही रहेगा कि जितना सामने ऑब्जेक्ट होगा उतना पीछे इमेज बना देगा। तो ये इमेज बनाने की प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए कह रहा है कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल प्लेन मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द मिरर। अब ये सिचुएशन कहीं भी हो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, दो पैरेलल मिरर के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। याद रखोगे? समझ में आ रहा है कि दो प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कितनी बनेगी, तो कह रहा है इनफाइनाइट बनेगी। अब इसके बाद ये दो, इसकी सिचुएशन ये ख़त्म हो गई। अब कह रहा है कि दूसरा बताइए। अब दूसरा क्या है, दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अब दोनों मिरर इस तरह से रख दें, व्हेन टू मिरर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। अगर कोई दो मिरर थीटा एंगल से क्या हो, इंक्लाइंड हो जाएं, है ना। अब इंक्लाइंड हो जाएं मतलब देखो, ये एक मिरर हो गया और एक मिरर ये हो गया। अब ये दोनों कितने एंगल पर रखे हुए हैं, तो फिलहाल यहाँ थीटा तो फिक्स हो गया ना 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इसको देख लो पहले स्पेशल केस में, जब थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेज देखना है, n बराबर 360 अपॉन कितना, 90, कितना बना। लेकिन आंसर गलत होगा, अभी समझना है, यहाँ पर थोड़ा रूल देखना है। नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ, ये अब 360 बाई थीटा, देखो अब यहाँ समझते हैं। 360 बाई थीटा ये किसका फार्मूला है, n का फार्मूला है। अब इसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक तो इवन और एक तो ऑड। कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ध्यान से समझना। 360 बाई थीटा की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक तो ऑड और एक इवन। दो ही नंबर होते हैं ना नेचर में, एक ऑड और एक 1357 को ऑड बोलते हैं, 2468 को इवन बोलते हैं। अगर इवन नंबर बन रहा है इमेज में, तो बच्चों अगर ये कहानी होती है, इफ़ n यानी n की वैल्यू, यानी n मत बोलो, इफ़ 360 बाई थीटा इस इवन, अगर इससे निकलने वाली वैल्यू इवन हो जाए तो आपको हमेशा n निकालने के लिए 360 बाई थीटा माइनस क्या कर देना है। ये कब करना है, ध्यान से समझना, जब 360 बाई थीटा क्या है, इवन आए। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है ना। तो जैसे इवन आए 360 माइनस थीटा 1 कर दीजिए, 3 इमेजेस बनेंगी। वो भी हम बताएंगे कि 3 इमेजेस कैसे बनेंगी। n बराबर 3 आ गया। अब केस बचा दूसरा। पहला केस समझ लेना, जब थीटा एंगल से दो मिरर रखे हो, उसके बीच में कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसकी कितनी इमेज बनेगी। इसके लिए फार्मूला है 360 बाई थीटा। अब 360 बाई थीटा की दो पॉसिबल वैल्यू हैं, एक इवन नंबर और एक ओड नंबर। जब भी इवन नंबर में 360 बाई थीटा की वैल्यू आए तो एक माइनस करना। कितना माइनस करना, एक माइनस करना। तो 4 आ रहा था 90 पे, तो एक माइनस कर दिया, कितना आ गया। अब इसमें ओड वाले की भी सिचुएशन देखो, जब ओड नंबर में 360 बाई थीटा की वैल्यू आती है तो इसके दो पॉसिबल केसेस हो जाते हैं। 360 बाई थीटा के कितने पॉसिबल, दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली कहानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अब देखो ध्यान से, पहला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट, है ना, केप्ट एट बाइसेक्टर ऑफ एंगल थीटा, बाइसेक्टर ऑफ थीटा, यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल थीटा का मतलब जैसे मान के चलो ये दो मिरर रखे हुए हैं, देखो बिल्कुल दो, हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थीटा के बाइसेक्टर इस लाइन पर हो, इस लाइन पर हो,
तो n निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360/θ में एक क्या करना, माइनस करना, एक माइनस करना। और अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे ना हो, इफ ऑब्जेक्ट है ना आर नॉट प्लेस्ड, नॉट केप्ट एट बाइसेक्टर, अगर वो बाइसेक्टर पर नहीं रखा है तो फिर आपको 360/θ ही लिखना है, माइनस माइनस नहीं करना है। अब देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो रही हैं यहाँ पर। क्या कह रहा है कि अगर 360/θ की वैल्यू कैसी है, इवन है, तो इवन होने के केस में 360/θ की वैल्यू में एक माइनस ही होगा। अब ओड होगा तो ओड होने की केस क्या है, दो केसेस बनेंगे। ओड होने के में दो केसेस पढ़ना है। पहला केस क्या पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट दोनों एंगल के बाइसेक्टर लाइन पर रखा है या इधर उधर रखा है। तो अगर बाइसेक्टर लाइन पर रखा है तो माइनस करना है, और नहीं रखा है तो माइनस नहीं करना है ना। जैसे ये यहाँ पर 90 डिग्री है, कितना है ये, कितना आया 4, कितना आया 4। अब अगर ऑब्जेक्ट 45 डिग्री के एंगल पे रखा होता, यहाँ कहीं रखा होता, कहाँ रखा होता, यहाँ कहीं रखा होता, तो ये बाइसेक्टर पर होता, कहाँ होता, अगर बाइसेक्टर पर है तो क्या कह रहा है, और अगर बाइसेक्टर पर तो माइनस नहीं करना है। इतना सा आपको कहानी देखनी है ना। तो ये दो ही केसेस आपको समझ के रखना है कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन में। देखो ध्यान से, अब ऐसा क्या हुआ, कितने मिरर हैं यहाँ पर, 2 मिरर हैं। कितने मिरर हैं, ये 2 मिरर हैं। देखो ध्यान, ये पहला मिरर, ये M1 और ये M2। अब अगर मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ध्यान से देखो, ध्यान से, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसकी इमेज कहाँ बनाएगा, यहाँ कहीं बनाएगा, बनाए कि नहीं बनाएगा। और ये वाला इसकी इमेज कहाँ बनाएगा, बनाएगा। अब दो इमेज तो आपको सीधा सीधा दिख रही कि नहीं दिख रही। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल क्लियर, ये इमेज कहाँ बनी, इसके पीछे, ये इमेज कहाँ बनी, इसके पीछे। कितनी इमेज बन रही, कितनी बन रही, 2। अब एक इमेज, एक यहाँ लें कोई पॉइंट, रुको रुको, एक यहाँ लें कोई पॉइंट। देखो यहाँ क्यों ले रहा हूँ, बताओ, कहाँ मिरर है, आपको बताया था ना, क्या बताया था, ये तो मिरर इस तरफ है, ये तो इस तरफ है। देखो इसकी भी इमेज बनेगी बच्चों, और इसकी भी इमेज बनेगी, लेकिन ये दोनों इमेज कहाँ बनेंगी, कॉमन जगह पर बनेगी। कहाँ बनेगी, कॉमन जगह पर बनेगी। देखो इससे कितना आगे है और इससे कितना पीछे है, देखो इतने पीछे है ना। ये दोनों इमेज क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ओवरलैप। ये कौन सा केस है, आप बोलोगे कि ये बना, ये बना, कितने बने, अब इसका ये बनाएगा और इसका, ध्यान से देखो, ये वाला इसकी इमेज नहीं बनाएगा, बनाएगा। देखो हमने कहा था ना कि अगर मिरर ऐसा रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट सामने नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट इसके इस तरफ कहीं भी है, तो इसके परपेंडिकुलर ये पीछे यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था तो बताया था ना, एक यहाँ जाएगी और एक यहाँ जाएगी, ये इधर लौट जाएगी, ये इधर लौट जाएगी, दोनों को कहाँ बढ़ाओगे, पीछे। तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ इमेज बनेगी। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये ऐसे रखा है तो इसकी इमेज ये कहाँ बनाएगा, यहाँ कहीं बनाएगा। इसके ये लाइन खींच लो, इसको ऐसे, इसके पीछे परपेंडिकुलर ले आओ, यहाँ कहीं पर, ये गलत है, ठीक है, यहाँ कहीं पर बनेगा। और ये वाला जो है इसको पीछे बढ़ा लो,
ये कहाँ रखा है, इसको इसके परपेंडिकुलर पीछे आएगा, यहाँ कहीं आएगा। अब देखो दो ठो इमेज एक जगह पर आ गए कि नहीं आ गए, तो कितने बने, 1 2 3, है ना, आया कितना था, 4। तो ओड नंबर में जब आता है तब ये देखना पड़ता है कि बाइसेक्टर में है या नहीं है, पर इवन नंबर में जब आता है तो एक हमेशा माइनस ही करना है। यानी ये वाला जो पोजीशन है, इस ऑब्जेक्ट ने इसका बनाया यहाँ और इसने इसका बनाया यहाँ, तो ये एक ही इमेज दिखेगा, इसलिए 1 2 3, ठीक है ना। तो ये वाला केस अप्लाई हो गया, इसमें इसके लिए और इसमें इसके लिए, तो ये पीछे बना दिया, तो इसलिए माइनस किया गया है। देखिए और भी मेथड होती हैं इमेज निकालने की, थोड़ा मैथमेटिकली निकालते भी हैं, लेकिन आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। एक बार देख लो, याद कर लो, फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, 360 बाय थीटा। थीटा क्या है, दो मिरर के बीच का एंगल। अब अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर, मतलब प्लेन मिरर पैरेलल रखे हैं, बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो थीटा कितना आएगा, 0। तो 360 बाय 0, किसी नंबर के 0 नीचे आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफिनाइट। तो इनफिनाइट इमेज बनेगी। और आपको यहाँ फील भी दिया कि एक इमेज बनेगा तो दूसरे के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो उतना पीछे बना देगा, फिर उसके लिए ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उतना पीछे बना देगा, फिर ये उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसका पीछे बना देगा। और ये घरों में देख सकते हो, दो पैरेलल मिरर के बीच में खड़े होकर के, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक इमेज ही इमेज दिखाई देगी, है ना। तो ये पहला केस। दूसरा केस क्या है, थीटा का। थीटा कितना हो गया, 90 रखा, कितना आया, 4। अब यहाँ पर जो रूल बताया कि 360 बाय थीटा की दो वैल्यू होंगी, इवन या ओड। इवन होगी तो एक माइनस करना, ओड होगी तो फिर देखना कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। बाइसेक्टर में रखा है तो करना 1 माइनस, नहीं हो रखा होगा तो नहीं करना है। बस यही रूल आप दो याद रख लीजिए। बस एक चीज़ थोड़ा सा और देख लीजिए, देखो ये दो मिरर है ना, बस इतना ध्यान रखना, ये दो प्लेन मिरर हैं। क्या हैं ये, दो प्लेन मिरर। अब देखो इस पर कोई लाइट रेस क्या हुई, इंसिडेंट हुई, कितने एंगल पर, कितने एंगल पर, ये नॉर्मल बनाना पड़ेगा ना, बिना नॉर्मल आप कैसे रिफ्लेक्शन करा सकते हो। तो जितने एंगल पर आया इतने एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये भी थीटा हो गया, मतलब इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस, ये देखो आई और आर क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब दोनों को थीटा नाम दे दिया। अब ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ आकर के, हुआ कि नहीं हुआ। अब ज़रा देखो ध्यान से, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, ये इसका, क्या ये एंगल बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये परपेंडिकुलर रखे हैं तो ये, और इतना ही एंगल बनाते हुए ये, ओए कहाँ जा रहा है, कहाँ भागता है, ठीक है। अब ज़रा देखो ये क्या है, ए बी, ये क्या है, बड़ा स्पेशल केस है बच्चों, ये क्या है, बड़ा ही स्पेशल केस होता है। अगर दो मिरर कैसे रखें, परपेंडिकुलर रखें, कैसे रखें, तो किसी भी एंगल से कोई रेस किसी एक मिरर पर टकराती है, फिर वो दूसरे मिरर से टकराती है और फिर लौटती है। तो बच्चों ये ए बी और सी डी का केस होता है, वी आर आल्सो पैरेलल। बहुत अच्छा केस है, ध्यान रखना, इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना, थोड़ा एक्स्ट्रा बातें याद रखना, है ना। ज्योमेट्री है, थोड़ी सी ख़राब ज्योमेट्री है। ये जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हम हमेशा
पैरेलल रखेंगे। कैसा रखेंगे? हाँ, ये ऑब्जेक्टिव सीधा बन जाता है ना, कि इफ टू मिरर्स kept at right angle, one light rays incident on one mirror, then the incident rays and reflected rays, है ना, from other mirror is always parallel। ये हमेशा क्या होंगे? पैरेलल होंगी, है ना। तो ये आपका क्या है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में आपने क्या क्या पढ़ लिया कि प्लेन मिरर होता क्या है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? प्लेन होता है। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है? तो आपने कहा वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज इमेज, है ना। ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस मिरर से इमेज की डिस्टेंस के इक्वल होती है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज इक्वल टू इमेज, है ना। फिर आपने देखा कि फिर लेटरल चेंज मतलब उसका क्या हो जाता है? साइड चेंज हो जाती है, इमेज की साइड चेंज हो जाती है। फिर आपने देखा कि मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करने पर रिफ्लेक्टेड रेस कितने एंगल से रोटेट होती है? 2 थीटा एंगल से रोटेट होती है। फिर आपने देखा कि किसी पर्सन को अपनी साइज फुल साइज देखने के लिए, फुल इमेज देखने के लिए मिरर की साइज़ हाफ होनी चाहिए। फिर आपने देखा कि एक मिरर और एक बॉल के बीच में हम खड़े हो जाएं और बॉल की पूरी इमेज मिरर में देखना है तो मिरर की साइज़ बॉल की साइज़ की 1/3 होनी चाहिए। फिर आपने देखा कि हम मिरर और बॉल के बीच में कहीं भी खड़े हो जाएं, कहीं भी खड़े हो जाएं तो जो मिरर की साइज़ है वो एक फार्मूले में बन जाती है। कितनी आई थी? बी एच अपान 2a प्लस बी, 2b प्लस ए, बी एच अपान 2b प्लस ए। आपने ऐसा देखा। अब डेविएशन नाम सुना है ना, डेविएशन। अब जैसे एक चीज़ देखो, एक चीज़ और दिखाता हूँ आप थोड़ा सा। ये क्या है? आपका मिरर है। क्या है ये? मिरर है। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये क्या है बच्चों? नॉर्मल। ये एंगल थीटा, अच्छा थीटा लिख दूँ मैं, और ये नॉर्मल हो गया। फिर इतने एंगल से ये क्या हो जाएगी? तो थीटा इसको भी लिख सकते हैं ना। देखो आई बराबर आर, इसको दोनों को हम थीटा माने। अब जरा ध्यान दो, ए बी कौन सी रे है? इंसिडेंट। बी सी कौन सी रे है? अब बच्चों आपसे पूछ सकता है कि इंसिडेंट रेस का डेविएशन कितना होता है? डेविएशन समझते हैं? अपने रास्ते से कितना भटक गई। तो देखो, आने वाली रेस जाना किधर चाहती थी? इधर जाना चाहती थी, लेकिन जा किधर रही है? इधर। बच्चों इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी जिस डायरेक्शन पे मिरर मतलब लाइट रेज जा रही थी, मिरर में टकराने के बाद किधर चली गई वहाँ से, और इस इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आपसे पूछा जाए कि ये एंगल कितना होता है, तो देखो ध्यान से, ये पूरा होता है 180, और इधर देखो इतना चाहिए, ये डेविएशन है, तो ये दोनों को माइनस कर दो तो -2 थीटा। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल से लिखते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन को हमेशा किससे लिखते हैं? डेल से। तो ये वाला जो एंगल है ये डेल है, और डेल हमेशा 180 - 2 थीटा होता है। आई दिया हो तो 180 - 2i लिख दो। देखो ऐसा भी लिखा हो कोई गलत नहीं है, ऐसा भी लिखा हो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आई आर बराबर ही होते हैं। तो ये एंगल आप क्या होता है? डेविएशन होता है। नज़रें आप इस पे जमा के रखिएगा। तो ये कहलाता है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बनते। 2, 4, 6 सालों के दौरान एक आध क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और चीज़ पूछता है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। ध्यान देना, ये थोड़ा सा मैं लिख दूं, कभी कभार बात हो जाती है। फोकल लेंथ ऑफ, है ना, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो हालांकि प्लेन मिरर के फोकल लेंथ का कोई मतलब नहीं है, फिर भी इनफाइनाइट कहा जाता है। प्लेन मिरर
कि फोकल लेंथ अपन कितना मानते हैं, मिरर प्लेन है, आई रेज लौट के और जा रही है जहाँ तक जाना होगा, है ना। तो क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर हमेशा कितना मानते हैं, बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान देना, कई बार पूछा है कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, तो कोई बच्चा कुछ भी बताता है, कोई बच्चा कुछ भी बताता है, क्योंकि प्लेन मिरर में का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, सीधा होता है ना। फोकल लेंथ उसमें देखेंगे जिसमें हम सरफेस स्फेरिकल लेंगे। और अब हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं आपको स्फेरिकल मिरर का। कौन से मिरर का? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ कैलकुलेशन भी होगा, बहुत सारी डेफिनेशंस भी आएंगी स्फेरिकल मिरर। अब बताइए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है जिसका रिफ्रेक्टिंग सरफेस कैसा हो, कर्व में हो। कैसा हो? कर्व में। कर्व में मतलब टेढ़ा हो। अब इसमें कहानी यह है, देखिए ध्यान से, इसमें शॉर्ट में लिख सकते हैं द मिरर देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल कह दो, कर्व कह दो, कैसा हो, कर्व कह दो। अब ये बनाया कैसे गया जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। एज्यूम करना, ध्यान देना, बहुत सारी डेफिनेशन के लिए आपको यहाँ एज्यूम जो कर रहा हूँ मैं उसको ध्यान देना। ये इस तरह से आप इमेजिन करिए, क्या, एक होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। फुटबॉल देखी ना, फुटबॉल के अंदर कुछ रहता है क्या? हवा रहती है ना। ऐसे ही आप एक कांच का स्फेयर, होलो स्फेयर इमेजिन कर लीजिए, कांच का स्फेयर। अब जब कांच का आप एक स्फेयर इमेजिन कर लेते हैं, फिर आप क्या करिए, इसे काट लीजिए, जैसे काट लीजिए। अब जरा देखिए, ये कटा हुआ पार्ट इधर रख देता हूँ। कहाँ से? बीच से। तो इतना काट देंगे बीच से तो बहुत ज़्यादा कर्व हो जाएगा, फिर वो है ना स्फेरिकल नहीं होगा, वो और टाइप में चला जाएगा। मतलब कर्व हमको रेडियस आप उसको देखना है। ये देखो, इसको काट लिया, इधर कर लिया ये वाला पार्ट। अब ये इसका सरफेस टेढ़ा है ना। अब आप किधर से रिफ्लेक्शन कराना चाहते हैं, तो अगर आप इधर पॉलिश कर देते हैं, इन साइड पे अंदर पॉलिश करेंगे तो यहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी आउटर पार्ट से। ये आउटर पार्ट है और ये इनर पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तो ये आउटर है ये। अब देखो इसमें क्या है, ये आउटर है, ये कौन है और ये कौन है। पॉलिश कहाँ करना चाह रहे? अब मैं इसमें आउटर पॉलिश कर रहा हूँ, तो जहाँ पॉलिश कर देंगे वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसके अपोजिट वाले से। तो अगर इधर से लाइट रेज आएगी तो ऐसे लौट जाएंगी, तो आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका नाम रखा गया है कॉन्वेक्स स्फेरिकल। कौन सा? कॉन्वेक्स। बहुत सारे बच्चे बाद में कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्वेक्स कौन सा है, दोनों तो टेढ़े हैं। टेढ़े से कुछ नहीं होता है, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, इसको बोलते हैं कॉनकेव स्फेरिकल। क्या बोलते हैं? क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। दोनों का नेचर कैसा है? बिल्कुल अलग है। तो देयर आर द मिरर देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल। अब ये तो कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। पहला टाइप क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा क्या है? ये दूसरा है कॉनकेव मिरर। कौन सा? केव मतलब क्या होता है? केव मतलब पहले लाइट रेज गुफा में घुसेगी फिर रिफ्लेक्ट होगी, है ना। पहले गुफा में घुसेगी फिर रिफ्लेक्ट होगी। तो जब गुफा आ जाए, घुसेगी पहले फिर रिफ्लेक्ट होगी। जैसे देखो इतना पार्ट है, ये यहाँ से अब लाइट रेज देखो यहाँ तक आई, अब यहाँ अंदर गुफा में घुसनी पड़ रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो कॉनकेव हो गया। और इधर देखो
गुफा में घुसने से पहले, है ना, रिफ्लेक्ट हो गई तो वैक्स हो गया, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, याद रखना। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है ना? हाँ, इन दिस मिरर आप कह सकते हैं ना, इन दिस मिरर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, है ना, थ्रू आउटर सरफेस। यस, बहुत बढ़िया डिफरेंट दे रहे हो आप। रिफ्लेक्शन टेक प्लेस थ्रू आउटर सरफेस, दैट मिरर इज कॉन्वेक्स। और यहाँ ठीक उल्टा कह सकते हैं, दिस मिरर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस थ्रू इनर सरफेस, अंदर के सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो ये कॉनकेव हो जाएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स एंड, पहचान लोगे ना, दो आँखों से देख रहे हैं ना, एक आँख से उसको देखो, एक आँख से इसको देखो, और ये ध्यान रखो कि किस आँख की याददाश्त तो तेज है, इसको याद रख पाते हैं जल्दी या उसको। तो सीधी सी बात हो गई, दो स्फेरिकल मिरर होते हैं, कौन कौन सा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव मतलब अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, पॉलिश आउटर सरफेस पे रहेगी, और कॉन्वेक्स आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, इनर सरफेस पे पॉलिश होगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा मिरर है, ये बनाता हूँ, तो एक छोटा सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है? हाँ, जल्दी से बताना नहीं चाहिए, देखना चाहिए पॉलिश कहाँ कर रहा हूँ, और ऐसा बनाया हूँ तो ऐसे ही करूँगा पॉलिश। अब दूसरा कौन सा है, ऐसा बनाया है, पॉलिश कहाँ करेंगे, अंदर, ये देखो। अच्छा, इससे ध्यान रखना है एक बात, क्योंकि रिफ्लेक्शंस स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन तब करेंगे जब उसके आप पूरी लॉस यानी पूरे रूल्स को याद रखेंगे। आप ऐसा मिरर बना दें, इधर पॉलिश कर दें, अब आप ऐसी लाइट रेज लाएंगे, ऐसी लाएंगे तो रिफ्लेक्शन होगा क्या, या तो पॉलिश है, तो फिर लाइट रेज कैसी लानी पड़ेगी? तो हाँ, पूरे टाइम कहीं भी आप, उनके लिए एक रूल समझा दिया गया है कि मतलब आप अनाप शनाप जगहों से लाइट रेज ना इंसिडेंट कराएं। आप एक रूल रखें कि कहाँ से लाइट रेज लाना है। तो लाइट रेज हमेशा आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाती हुई नज़र आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, आ किधर रही है, ये राइट से लेफ्ट आ रही है, तो आप थोड़ा सा रूल्स ध्यान रखेंगे, उधर से लाइट रेज कभी इंसिडेंट नहीं कराएंगे, इसलिए ऐसा बनाया गया है। देखो, अब इसमें ये मिरर है, ये मिरर है, अब इसमें रिफ्लेक्शन कराना है तो क्या इधर से लाइट रेज ला पाओगे? लाइट रेज कहाँ से लानी पड़ेगी? इधर से कहीं से लानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कहाँ से लानी पड़ेगी? यहाँ से कहीं से लानी पड़ेगी, ठीक है। ये रियल रीजन हो गया, ये इसका रियल रीजन हो गया, इसका ये वर्चुअल रीजन हो गया, इसका, क्योंकि रियल रीजन कौन सा रीजन है, जिधर लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद लौट जाती हैं वो रियल रीजन होता है। तो यहाँ से टकरा किधर ही लौट रही हैं, तो ये रियल रीजन हो गया, ये इसका वर्चुअल रीजन हो गया। यहाँ भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर इधर लौटेंगी तो रियल रीजन हो गया। आप अगर ध्यान दो, अगर ये मिरर इधर इमेज बनाता है तो रियल बनाएगा, इधर बनाएगा तो, अगर ये इधर बनाता है तो रियल बनाएगा, इधर बनाएगा तो। अब आप देखना कि कौन सा मिरर किधर इमेज बनाता है, उस बेसिस पर आप कह देना कि ये रियल इमेज है और ये वर्चुअल इमेज है। चलिए, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में एक छोटा सा मिरर है, तो आपको क्या करना है, कुछ डेफिनेशंस याद रखनी है। कितनी याद रख सकते हो? सम डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब देखो, एक छोटा सा ग्लास का टुकड़ा एक तरफ पॉलिश कर दिया तो मिरर बन गया, लेकिन उसमें कितनी डेफिनेशंस आपको देखनी है?
एटलीस्ट 8 डेफिनेशन होंगी। कितनी होंगी? 8। मैं पहले आपको उनके नाम याद कराता हूँ, फिर बताता हूँ कि किस किस चीज़। देखिए उनके नाम याद करिए। फिर पहला क्या लिखा है? पोल लिखा है। क्या लिखा है? फिर दूसरा क्या लिखा है? रेडियस। क्या लिखा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, पूरा नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर चौथा प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा प्रिंसिपल, गलत लिखा गया थोड़ा सा, प्रिंसिपल एक्सिस। पांचवा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। छठवा है ना फोकल लेंथ। फोकल। सातवां है ना फोकल प्लेन। फोकल प्लेन। आठवां अपर्चर। अब ये 8 नाम लिखे हुए हैं। 8 नाम की डेफिनेशन रखना और उनको आइडेंटिफाई कर लेना थोड़ा समय लेगा आपको। 8 नाम, पहले तो देखो पोल, फिर रेडियस ऑफ, सेंटर ऑफ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर। ये 8 नाम है ना। बोर्ड स्टूडेंट ध्यान दें कि इसमें से कभी कभी 4-5 डेफिनेशन उठा के पूछता है एक एक नंबर में। हालांकि ये लेवल होना नहीं चाहिए डेफिनेशन पूछने का, पर कभी कभी पूछता है। कितने नाम लिखे हैं इनमें से किसी 2, 3, 4 नाम की डेफिनेशन ले लेता है। अब देखो सबसे पहले किस पर बहस करें अपन। एटलीस्ट 8 मिनट तो बहस करेंगे। क्या है? पोल। 8 मिनट में याद कर लें बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे कहलाएंगे वो। पहला क्या नाम लिख रहा हूँ? पोल। अब देखो पोल है कहाँ, किसको कहेंगे, और वो जब हमको ढूंढना हुआ तो ढूंढेंगे कैसे। ऐसे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये कौन सा मिरर है? यस, कॉनकेव है। ये इसका क्या है? रिफ्लेक्टिंग। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट ढूंढिए, पॉइंट। इधर कहीं होगा। होगा? कहाँ होगा? इधर कहीं होगा। इसी को बोलते हैं पोल, और इसको लिखेंगे हम किससे? पी से। अच्छा, ये वाला होगा तो इधर पोलिस होगा, तो यहाँ कहीं बीच में होगा। होगा कहीं यहाँ, यहाँ। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या है? मिड पॉइंट। अब आप बोल सकते हैं डेफिनेशन, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका मिड पॉइंट जहाँ भी होगा वही कहलाएगा पोल। तो डेफिनेशन क्या कहती है? कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पोल, कॉल्ड पोल। ऐसा कह सकते हैं, है ना। इट इज डिनोटेड बाय पी। किससे डिनोट करते हैं? पी से। एक डेफिनेशन देखिए, जब एक एक बिल्कुल कंफर्म याद होती चलेगी तब हम क्या करेंगे? पूरे याद रख पाएंगे। तो कहाँ है पोल? हाँ, ये पोल है। बात समझ में आ गई? अब इसमें ज़्यादा समझोगे भी तो भूल जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पोल। 8-10 बार बोल लो उसको, बस समझने की कोशिश मत करो सरफेस का मिड पॉइंट। दूसरा क्या बताया गया था? दूसरा था सेंटर। रेडियस की जगह अपन सेंटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब सेंटर ऑफ कर्वेचर बताने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, मतलब इसके दादा परदादाओं की बात याद करानी होगी। स्फेरिकल मिरर किससे बना? होलो स्फेयर से बना। किससे बना बच्चों? जब आप होलो स्फेयर देखेंगे तो होलो स्फेयर का यहाँ एक सेंटर होता है। अब अगर आप इससे मिरर काटोगे तो मिरर जितना बड़ा होलो स्फेयर होगा उसी हिसाब से पार्ट मिलेगा आपको। अब ये जो सेंटर था यहाँ कहीं रहा होगा, तो आप मिरर के एक पार्ट को काट लेते हैं तो आपको होलो स्फेयर का एक पार्ट कट करते हैं तो वो उसका बन जाता है मिरर। अब वो मिरर जिससे काटा गया है, जैसे ये मिरर है, आपसे बोला इसका सेंटर पता लगाओ, तो आप इसको पहले स्फेयर कंप्लीट करो। क्या कंप्लीट करो? अब स्फेयर कंप्लीट करोगे, उस स्फेयर का जहाँ सेंटर आएगा वही पॉइंट इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। यानी अब इसलिए ऐसा हुआ कि देखो इतना बड़ा मिरर है, अब आपसे पूछा गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, तो भाई हमें नहीं पता। आप इसको बताने के लिए इस पूरे को एक स्फीयर एज्यूम करो, और इस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो बच्चों यही वाला पॉइंट इस मिरर का भी सेंटर होगा। ठीक है ना? आया समझ में? नहीं आया? तो सेंटर बताने के लिए क्या एज्यूम करना पड़ेगा? स्फीयर। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? द सेंटर ऑफ, कह रहा है द सेंटर ऑफ स्फीयर। मिरर का सेंटर बताने के लिए कहना पड़ेगा द सेंटर ऑफ स्फीयर, है ना, विच द पार्ट ऑफ मिरर। उस स्फीयर का सेंटर जिसका पार्ट मिरर है, उस स्फीयर का सेंटर जिसका पार्ट विच अ पार्ट ऑफ मिरर, एक उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट है। द सेंटर ऑफ स्फीयर विच द पार्ट ऑफ is called center of curvature। अब इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय, देखो स्फीयर के सेंटर को किससे डिनोट करते थे? ओ से। तो भैया वो पूरा होता है, अब मिरर तो कटा हुआ होता है, देख लो, है ना। सी नहीं है वो रियल में, ओ का आधा है सी नहीं है वो, ओ का आधा है। अब भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर आधा मैं मिटा दूँ इसको, वही ऐसे मिटा दिया आधा, है ना, तो सी ही तो पढ़ेंगे उसको। हाँ तो फिर क्या बोलें, सी है और क्या। कहाँ होगा? ध्यान दो, इसी में दिखाना कहाँ होगा। इमेजिन करो ऐसा कंप्लीट हो गया तो यहाँ होगा कहीं। इसका किधर होगा? इसका किधर होगा? इधर होगा। आप ये मत देखिए ये वाला स्फीयर ऐसे बनेगा तो इसका सेंटर इधर होगा, ये वाला स्फीयर ऐसे बनेगा तो उसका भी सेंटर इधर होगा। तो ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स है ना, ये कौन है? ये कॉन्वेक्स का सेंटर उसके राइट पे है, कॉनकेव का सेंटर लेफ्ट में। तो इट इज अ सी। दोनों के लिए दिखा दिया। किसके लिए दिखा दिया? दोनों के लिए दिखा दिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिखाई दे रहा है। अब तीसरी चीज़ आती है। तीसरा कौन है? तीसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा कौन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस देखिए, रेडियस अब आपने बहुत समय पहले पढ़ाई करी होगी कि सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस होती है। तो मिरर में भी पोल ले लो, चलो पोल ले लो, सी ले लो, पोल ले लो, सी ले लो, पी और सी के बीच डिस्टेंस ऐसे मिलाओ ऐसे, तो बच्चा आर बनेगा। हालांकि कहीं पर भी मिलाओगे आर ही बनेगा, क्योंकि यहाँ भी आर होता है, यहाँ भी आर होता है। तो कहीं पर भी मिलाओगे डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम मिरर एंड सेंटर, मिरर एंड सेंटर। अब ऐसा भी बता सकते हो
कि द रेडियस ऑफ स्फीयर विच द पार्ट ऑफ मिरर, वो मिरर का रेडियस और उस स्फीयर का रेडियस दोनों सेम होते हैं। तो कह सकते हैं आप मिला दो यहाँ से। कहाँ से मिला दिया अपन ने? ध्यान से देखो, पोल से और सी को मिला, यानी डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, है ना, मिरर एंड देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर, देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर is called radius of curvature। आर से डिनोट करना है इसको, किससे? कैपिटल आर से। किससे? छोटे आर से अभी मत करना, अभी कैपिटल आर से करना। कितनी डेफिनेशन दिखाई दे रही हैं आपको? 3। पोल दिखाई दे रहा है, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर दिखाई दे रहा है मिरर का, और सेंटर से पोल या मिरर के किसी भी पॉइंट को मिलाओगे रेडियस ही बनेगा। तो रेडियस ऑफ एक और इसी में देखते हैं, 4th वाला इसी में देखते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? बस प्रिंसिपल एक्सिस क्यों बनाया जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि जब हम इमेज बनाएंगे तो इमेज की पोजीशन कैसे बताएंगे? तो इमेज की पोजीशन बताने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस की बात होती है। यही मिला दो आप, ऐसे मिलाते हुए एक लाइन खींच दो, ऐसे मिला दिया ना। ऐसे किसको मिला रही है? सी को पी से, पी को पी, इमेजिनरी है, ध्यान रखना। कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन, है ना, पासेस थ्रू। कहाँ से पास हो रही है? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस प्रिंसिपल एक्सिस बहुत क्लियर डेफिनेशन है। पोल से और सी से जाने वाली इमेजिनरी लाइन, देखो लाइन तो दिखती नहीं, हम इमेजिन करेंगे ये सेंटर है और ये पोल है, यहाँ से एक लाइन जाएगी, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहें। 4 चीज़ें इसमें दिखाई दे रही है और ये बहुत सरल सी चीज़ें इसके अंदर हैं। अब जो भी आएंगे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। सेंटर क्या है? सेंटर इज सेंटर ऑफ स्फीयर विन विच द पार्ट ऑफ मिरर, मिरर जिसका एक पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर। और रेडियस आप कैसे बता सकते हो? रेडियस सी और मिरर के बीच, पी और सी के बीच की डिस्टेंस रेडियस, ये रेडियस दिखाई दे रही है। चौथी चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस, पी और सी को ज्वाइन करते हुए इमेजिनरी लाइन कहीं तक भी जा सकती है, आगे और पीछे, उसको बोलना है प्रिंसिपल एक्सिस। अब बचे हुए 4 देखिए। 5वां क्या है? फोकस, प्रिंसिपल फोकस देखना है। अगर आप प्रिंसिपल फोकस पहचान गए तो एक डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। पी सी, पी सी, पी से सी जाने दो, पी सी इज द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर हो जाएगा। पी से सी ज्वाइन किया, आगे भी बात बढ़ सकती, पीछे बढ़ सकती, पी सी। अब आ रहा है प्रिंसिपल फोकस। क्या आ रहा है? प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस है, बड़ा वाला एफ है ये, क्या है ये? कैप। अब देखो प्रिंसिपल फोकस क्या है, मैं कुछ डायग्राम बनाता हूँ दोनों में, फिर डिफाइन करता हूँ। इस तरह से ये एक मिरर बनाया गया है, ये है इसका पोल, यहाँ कहीं होगा इसका सी, ये ऐसे कुछ जा रही होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पक्का। एक और बनाता हूँ दूसरा वाला भी, ताकि दोनों में आपको दिखाई दे। ये इसका क्या है? पोल, सी इधर होगा इसका, इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन जाने दो, ये है इसका पी ए, प्रिंसिपल, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ लाइट रेज ला रहा हूँ, एक लाइट रेज वाइट लाइट ला रहा हूँ, चलो नहीं पीली वाली लाइट ला रहा हूँ, देखो इधर ध्यान से, ये आ रही, कैसी है?
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस बनाया गया है कि आप लाइट रेज की पोजीशन ऑब्जर्व कर पाएंगे, किधर से आ रही, कैसे आ रही। ये पैरेलल आ रही किसके, ये भी आ रही कहाँ से, अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये यहाँ से। बच्चों जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहीं ना कहीं एक ही जगह से लौटेंगी। अगर दूसरी भी ले आओगे ना तो यहीं से जाएगी, इधर से लाओगे वहीं से जाएगी। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका नाम रख दिया गया प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, ये बिल्कुल यहाँ से लाओगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो ये यहीं से लौट जाएगी। मतलब आपको ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये प्रिंसिपल फोकस है। इसमें देखो ये आ रही पैरेलल, तो ये फोड़ के उधर तो जाएगी नहीं, इधर लौट जाएगी कहीं। अब ये पीछे देखो, यहाँ पहुँचेगी। ये देखो, ये फोड़ के नहीं जा रही तो लौट रही है। ये देखो यहाँ से जाएगी तो यहीं से लौट जाएगी। ये देखो ये पॉइंट देखो, इसमें रियल है या वर्चुअल है, इसमें वर्चुअल है। अब याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल मिरर है और कॉनकेव रियल मिरर है। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेस मीट एट अ पॉइंट, और आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेस है ना अपीयर टू मीट ए पॉइंट। यहाँ मिल नहीं रही हैं, डॉटेड हैं, वर्चुअल रीजन में हैं, इसलिए ये फोकस कैसा है, वर्चुअल है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर में सारी चीज़ें वर्चुअल देखने को मिलेंगी और कॉन्वेक्स में वर्चुअल और कॉनकेव में रियल। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया, डिफाइन किया गया है कि व्हेन द लाइट रेज कैसी इंसिडेंट हो रही हैं, इंसिडेंट है ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन they are meet or appear to meet, है ना, at a point of principal axis. That point is called principal focus. प्रिंसिपल फोकस, ये डेफिनेशन याद रखेंगे। अब झगड़ा एक और होगा इसके अंदर, लाइट रेज क्या हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, इसलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मिल रही हैं। एक लफड़ा हो सकता है, अब देखो अगर ये मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और लाइट रेज ऐसी आ रही हैं तो पैरेलल, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेंगी, तो वो जहाँ मिलेंगी वो फोकल प्लेन होगा। फोकल, एक नाम लिखा था हमने आखिरी में, फोकल प्लेन। अगर लाइट रेज म्यूचुअली पैरेलल तो हैं पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो देखो यहाँ कहीं फोकस होगा, ये फोकस पॉइंट है ना, ये वाला एफ, इस फोकस पॉइंट के ऊपर नीचे का जो प्लेन है इसी को बोलते हैं फोकल प्लेन। अब ये लाइट रेज यहाँ कहीं मिल जाएंगी, पर मिलेंगी फोकस के ऊपर या नीचे। द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through principal focus. The plane passes through principal focus and perpendicular to principal axis. इमेजिनरी प्लेन है, मान लो ये फोकस पॉइंट है तो इसके नीचे या इसके ऊपर का प्लेन क्या होगा, फोकल प्लेन होगा। तो ये भी केस हो जाता है कभी कभी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो रहती हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होती, तो कहाँ मिलेंगी,
फोकस के ऊपर या नीचे, यानी फोकल प्लेन में। तो ये कह रहा है व्हेन द लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीट आर अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एफ। एफ वर्चुअल एफ, वर्चुअल एफ, रियल एफ, वर्चुअल एफ, रियल एफ। अब जब फोकस पॉइंट मिल गया, ये फोकस नहीं है, ये फोकस पॉइंट है। फोकल लेंथ क्या है यहीं पर आ जाएगा बच्चों। छठवां पॉइंट भी आप यहीं देख सकते हैं, फोकल लेंथ। क्या देख सकते हैं? फोकल लेंथ। लेंथ कौन है? ये फोकस पॉइंट है, ये पी है, यहाँ से ऐसे मिला दो, इसको स्मॉल एफ से लिखेंगे। यहाँ से ऐसे मिला के देखो एफ, यानी इसको किससे लिखेंगे? क्या डेफिनेशन दे देंगे? आप लिख देना द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। फोकस से पी के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ कितने हो गए? 6। ये हो गया 7। इसको सही से कर देता हूँ, 7 हो जाएगा। हाँ, समझ तो गए। बस 2 मिनट और चाहिए अपन को, ज़्यादा नहीं चाहिए। 7। इसका नाम क्या है? फोकल प्लेन। आप कहेंगे द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस विच, जरूरी है, पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस इस फोकल प्लेन। देखो 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़, वो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। दूसरी बात, फोकस से ही पास होना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस तो बहुत दूर तक रहती है। आप यहाँ बना लोगे प्लेन, यहाँ एक प्लेन बना लोगे, नहीं, वो प्लेन नहीं है। प्लेन ये है जो कहाँ से पास हो? फोकस से। यहाँ प्लेन कहाँ होगा? यहाँ ये प्लेन होगा। कहाँ से पास होना चाहिए? फोकस से। और एक और छोटा सा बात आया था। क्या आया था? अपर्चर। क्या आया था? ये अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर क्या है? अपर्चर साइज बताता है मिरर की। देखो ये मिरर है, ये क्या है? एक विंड है, ये क्या है? अपर्चर ऑफ मिरर। इसे हम मिरर का डायमीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिरर का डायमीटर कह सकते हैं, है ना। यानी इसको हम कह सकते हैं डायमीटर ऑफ मिरर, है ना। कोई हल्ला नहीं। डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो बेसिकली आपको कितनी चीज़ें समझना है और समझाना है? 8 मिरर की चीज़ें आपकी नज़रों के सामने आ जाएं। स्फेरिकल मिरर में 1% की मिस्टेक नहीं होगी। आप सही डेफिनेशन याद करके रखें। पोल कहाँ है? सेंटर कहाँ है? रेडियस कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस कौन है? पैरेलल आएंगी लाइट रेस तो कहाँ से जाएंगी? फोकस से। पी और एफ के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ है। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन है। अब इसमें आपको सिखाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए जब हमको ये सारी 8 चीज़ें याद पता होंगी तो फिर हम रूल्स पढ़ेंगे कि किस सिचुएशन पे आप लाइट रेज लाना है, कहाँ से वापस ले जाना है। बस जैसे ही आपने ये सीखा, इमेज फॉर्मेशन हो गया। फिर इनमें रिलेशंस मिलेंगे आपको मैथमेटिकली। एक दिन थ्योरी और है, एक दिन थ्योरी के बाद फिर आपको मैथमेटिकली इसके अंदर घुस जाना है। ठीक है, आज की क्लास ख़त्म।